आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले क्लास में मैंने मोशन कंसेप्ट ऑफ मोशन पे डिस्कस किया था। वेलोसिटी, स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आज मेनली जो फोकस्ड रहेगा वो न्यूटन्स लॉज पे रहेगा और ये 3 पार्ट में है, इसलिए आप तीनों पार्ट देखें। मोस्टली सेकेंड और थर्ड पार्ट में जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड उसका सॉल्यूशन है, तो हमें लगता है कि आपको इसमें मदद मिलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बचपन से जब क्लास आप शुरू किए होंगे तब से ये आप सुनते रहे होंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 3 लॉ हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है एन ऑब्जेक्ट continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by unbalanced force। आपने पहले भी देखा है कि यदि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी विल चेंज। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये जो वेलोसिटी है, जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, मतलब कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये पूरे कंसेप्ट पे ये ध्यान देने का चीज है कि एक डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। पहले इसको आपको मान लेना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉ है, इट इज अप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट लाइन ओनली। जब जो 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 कुछ भी मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। तो पहला मतलब क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है या रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। और यदि वो मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहना चाहता, अनलेस और अल्टिल कोई अनबैलेंस फोर्स में नहीं लगता। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? आप यहाँ देखिए, मैंने दो बनाया है, देखिए। इसमें आप मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और राइट टू लेफ्ट भी 5 न्यूटन का बॉन्ड लग रहा है। अब क्या होगा, आप जानते हैं दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। क्यों? ये बैलेंस्ड हो गया। पांच आप 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, उसी ऑब्जेक्ट पे राइट टू लेफ्ट 5 न्यूटन लग रहा है। लेकिन मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट का 3 न्यूटन है और राइट टू लेफ्ट का 7 न्यूटन है। अब क्या, यह अनबैलेंस हो गया। क्यों? कि एक तरफ कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है, तो ये मूव करेगा किस डायरेक्शन में? जिधर रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा है। किधर ज्यादा है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट के फोर्स लग रहे हैं 7 न्यूटन। मान लीजिए कोई सामान को एक सुमो पहलवान पुश कर रहा है और दूसरे साइड से आप अकेले उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल है किधर जाएगा? सुमो पहलवान जिधर पुश करेगा उस डायरेक्शन में जाएगा और उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि वो मूव करने लगेगा, और एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगी। तो इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसको नेट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। आप आगे में पढ़ेंगे कि केवल स्ट्रेट, यहाँ दोनों फोर्स स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा है, डिफरेंट एंगल से भी फोर्स लगते हैं, उसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। फाइनली एक तरफ जो फोर्स जो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, जैसे 7 न्यूटन लगा रहे हैं तो 3 न्यूटन तो इधर लग रहा है, तो नेट नेट फोर्स कितना लगा? 4 न्यूटन नेट फोर्स हुआ। इसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। और ये मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा राइट टू लेफ्ट। तो an unbalanced force is a force that changes the position, speed और direction of shape और size। शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है 2 जगह, ठीक है, आप देख लीजिए। जैसे कि कोई बड़ा सा बैलून है, आप उसको प्रेस करते हैं तो वहां पे आपने फोर्स लगाया, उसके शेप एंड साइज को भी आप चेंज करते हैं। बड़ा सा मोल्ड है, उसको आप दबाते हैं तो वहां शेप एंड साइज भी चेंज होता है। तो यदि वो स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, शेप और साइज कुछ भी चेंज होता है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो उसका साइज चेंज होता है, जब दबाते हैं तो उसका साइज चेंज होता है। तो यहाँ भी आप, ऐसा नहीं कि यहाँ भी आप फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सारे अनबैलेंस फोर्स वो है जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो जाए, स्पीड में चेंज हो जाए, यदि वो स्पीड में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाए,
या उसके शेप और साइज में चेंज हो जाए। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे, तो अभी जो हमने देखा पहला जो लॉ ऑफ मोशन है, वो एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट के बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि कोई भी सामान यदि आप रखे हुए हैं, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर हम फोर्स नहीं लगाते। ये प्रॉपर्टी है, ये ध्यान देने की जरूरत है। ये वर्ड जो है, आप प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। इनर्शिया property of a body by virtue of which it opposes any agency that attempts to put it in motion, or if it is moving, to change the magnitude or the direction of its velocity। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये आप जैसे कि इनर्शिया इज ए पैसिव प्रॉपर्टी, ये पैसिव है, एक्टिव हमेशा एक्ट नहीं करता रहता है। जब उसमें फोर्स लगता है उस समय वो निकल के आता है, उस समय वो अपोज करता है। ऐसा नहीं कि उससे पहले भी वो इनर्शिया में बैठा हुआ है। जैसे सामान कोई रखा हुआ है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि उस पर जब आप उसमें फोर्स लगाते हैं उस समय ये प्रॉपर्टी उसका रिफ्लेक्ट होता है। तो इनर्शिया इज ए पैसिव प्रॉपर्टी, ध्यान देने की बात है। इट इज नॉट एक्टिव प्रॉपर्टी, डज नॉट एनेबल ए बॉडी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट अपोज सच एक्टिव एजेंट एज ए फोर्स। ऐसा नहीं है कि वो अपने से कुछ कर रहा है। जब कुछ पे कुछ फोर्स आप लगाते हैं उस समय जो रेसिस्टेंस उसके अंदर से निकलता है, उसके मोशन या रेस्ट के में जो रेसिस्टेंस है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। ये ध्यान दीजिए, ये इनर्शिया के चलते नहीं है, बट ओनली बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ फोर्स। कोई उस पर फोर्स, नेट फोर्स कोई नहीं लग रहा है जिसके चलते वो मूव कर रहा है, जो कि स्लो डाउन करे और उसका कोर्स चेंज करे और या इसको स्पीड करे। ये जब मूव कर रहा है, जब आप उसको स्लो डाउन करने के लिए लगाएंगे कोई फोर्स, तो समझिए कि उस समय जो फोर्स लग रहा है उस समय इसकी प्रॉपर्टी फिर रिफ्लेक्ट होगी। अदरवाइज वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, ना उसको पुश हो रहा है ना जो उसको कोई रोक रहा है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट है। मास जितना ही ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगी। आप एक छोटी सी गोली को आसान से रोक देते हैं, बड़ा सा बॉल आता रहे, पत्थर पहाड़ से लुढ़कता रहे, तो आप नहीं रोक सकते हैं, वो उसका इनर्शिया है। या पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, तो आप उसको धक्का नहीं दे सकते। वो उस जब आप धक्का देने जाएंगे तो वो पत्थर अपने मास के चलते आपको रेसिस्ट करेगा। तो इसका एक एसआई यूनिट है और वो है किलोग्राम। बहुत बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं एसआई यूनिट। तो इनर्शिया का एसआई यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम आप नॉर्मल है, वो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कुछ भी उसमें इट इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैं बुक के हिसाब से ही चल रहा हूँ। कुछ पहला क्वेश्चन है, which of the following has more inertia, the mass of an object। आंसर क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। आपने अभी तुरंत पढ़ा, जितना अधिक मास होगा इसका इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए रबर बॉल और ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, इसमें इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। आप जानते हैं स्टोन, उसी एक ही साइज का स्टोन और रबर बॉल होगा तो स्टोन का मास ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। और बाइसिकल एंड ए ट्रेन, नेचुरल है, बाइसिकल का मास कम होगा और ट्रेन का मास ज्यादा होगा, तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। ए 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन जो हम लोग देखते हैं उसका वजन 1 रुपीज कॉइन से ज्यादा होता है, तो इसीलिए 5 रुपीज कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेज। A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case। देखो भैया, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरी टाइम उसमें डायरेक्शन पिक्चर में आ जाता है। तो यदि किसी भी
चीज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये मान लो कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड वही हो सकता है, यदि 40 किलोमीटर वो लेफ्ट टू राइट गया और अचानक 30 डिग्री पे घूम गया और वहां भी उसका स्पीड 40 किलोमीटर ही चल रहा है, तो इसका मतलब कि स्पीड को यदि हम देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म हो सकता है, बट वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा। पहले भी देखे हो कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे ये करते हैं तो चेंज ऑफ वेलोसिटी वहां आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कितने बार इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं। पहला क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से देखने की क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस पे ध्यान से देना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, वो मारता है, जब वो मारता है तो क्या होता है, बॉल उसके हाथ में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है, और वो दूसरे फुटबॉल को देता है, दूसरे प्लेयर को देता है, और वो प्लेयर गोल की तरफ मारता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और कुछ फोर्स भी लग रहे होंगे, और वो गोलकीपर क्या कर रहा है, ध्यान देने की बात है। गोलकीपर, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दो, गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कॉलेक्ट्स, वर्ड कॉलेक्ट्स पे ध्यान देना है। कॉलेक्ट्स मतलब वो पकड़ लेता है, रोक लेता है, वो यहाँ नहीं लिखा है कि वो भी उसको मार देता है, ध्यान देने की बात। एंड किक्स इट, और दोबारा उसको मारता है। तो इसमें एक्टिविटी जो फोर्स लग रहे हैं, आप तुम देखोगे कि 4 बार लग रहे हैं। पहला रेस्ट से ऊपर मारा, फिर दूसरे ने उसको मारा, फिर तीसरे ने उसको वेलोस जो स्पीड में था उसको रोका, और रोक के फिर से उसने मारा। तो ये लिखा वेलोसिटी चेंजेड व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज। इन दिस केस वेलोसिटी चेंजेज 4 टाइम। फर्स्ट टाइम कब हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब प्लेयर अप्लाइज फोर्स एंड किक्स द बॉल, स्पीड ऑफ फुटबॉल चेंजेज फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यू, किसी वेलोसिटी पे चला गया होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ, फोर्स लगा, वेलोसिटी चेंज हुआ। सेकेंड टाइम व्हेन ए सेकेंड प्लेयर अप्लाइज फोर्स एंड किक्स, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल चेंजेज, हो सकता है इसका जो स्पीड वहां से आ रहा था उससे चेंज हो गया होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे, और क्योंकि वो इसके तरफ मांग रहा था, दूसरे प्लेयर गोल की तरफ मारा, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बढ़िया, देख ध्यान दो, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा। यस, आगे चलते हैं। थर्ड टाइम गोलकीपर उसको पकड़ ले रहा है, वेलोसिटी 0 हो जा रही है, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। अब फिर क्या कर रहा है, वो किक कर रहा है, किक कर रहा है तो 0 वेलोसिटी से सर्टेन वेलोसिटी पे आ जाता है। तो 4 टाइम हो रहा है। हमें लगता है कि समझ गए होगे, दिक्कत होगी तो तुम कमेंट्स दे सकते। चलो, तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांचेस। नेचुरल है, सब लोग जानते हो, बहुत पुराने से हम लोग जान रहे हैं कि ये यहाँ इनर्शिया प्ले कर रही है। जब वो पेड़ पे वो पत्ती लगी हुई थी तो लगे रहना चाहता है, उस समय इनर्शिया वहां पिक्चर में नहीं आ रहा है। जैसे ही आप हिलाने से, आप किसको हिला रहे हो, पेड़ को हिला रहे हो, और पत्ती अपने इनर्शिया के चलते उसी जगह रुकना चाहती है। तो सारी पत्तियां तो नहीं गिरती है जिनका उतना इनर्शिया से या उतने फोर्स से कहो जो उससे टूट सके, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो चेंज नहीं होना चाहता। पेड़ अपने जगह से अलग हो रहा है, पत्ती उसी जगह रहना चाह रही है, तो वो वहां पे जो दोनों का जहाँ अटैच्ड है उस जगह पे एक फोर्स लगा और वो गिर गया, और ये ड्यू टू उसके इनर्शिया, क्योंकि वो रेसिस्ट कर रहा है। तो व्हेन वी शेक द ट्री vigorously it moves to and fro but its leaves remain at rest due to inertia which resists to and fro motion. Due to this some of the leaves fall down. Why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall back when it accelerates from rest? ये डे टू डे में सब लोग आप लोग इसको महसूस करते हैं। ये इनर्शिया बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जब आप बैठे रहते हो तो क्या होता है, देखोगे कि जो पैर वाला पोर्शन है जो कि उसके बॉडी से टच कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं आती जब तक बहुत जोर से ब्रेक नहीं लगाया जाए, वहां का फ्रिक्शन फोर्स जो आप बना लगा के रखे हो उससे ज्यादा ना हो।
तो क्या होता है, पहले आप ऊपर से झुकते हो जो कि आप बॉडी से टच नहीं है। तो बहुत बार ज़्यादातर टाइम ये क्या होता है, जो बॉडी से टच है वो उसी मोशन में चल रहा है, बट आपका ऊपर वाला पोर्शन, शरीर का ऊपर वाला पोर्शन भी उस जब चल रहा है तो उसी मोशन में चल रहा है। जब ब्रेक लगाते हैं तो जो टच है, जो जो उससे टच किया हुआ है, जो मूविंग कार या बस से जो टच किए हुए है, वो तो उसी ब्रेक के साथ रुक रुक जाता है, लेकिन बॉडी का जो अपर पोर्शन है, जो टच नहीं किए हुए है, वो क्या होता है, वो उसी मूवमेंट में मूव करते रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया। तो आप क्या होता है, जब ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, क्योंकि आपका मूवमेंट आगे की तरफ होता है। और जब उसी तरह से जब अचानक स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका नीचे वाला जो जो टच किया हुआ, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप बटक जो है वो सीट से टच है, तो उतना वो उसको वो मूव नहीं करता जाता जब तक कि फिर अचानक तेजी ना किया जाए। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो when a moving bus breaks to a stop, the lower part of our body or part which is connect contact with the bus comes to rest, while the upper part tends to keep moving due to inertia of motion. That is why we fall forward. When we accelerate from rest, the lower part of our body or part which is in contact with the bus start accelerating, while the upper part tends to remain in rest due to inertia of rest. That is why we fall backwards. अब क्या है, यहाँ एक चीज देखो, यदि तुम्हें उस सीट में पूरी तरीके से बांध दिया जाए तब क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है। देखते हो वो बहुत बार जो वो होता है, जो खेलने वाला होता है जिसमें आपको बांध बांध दिया जाता है, रोलर कोस्टर वगैरह टाइप की चीजों में। तो उसमें क्या होता है, जब आप पूरी तरीके से बंधे रहते हैं तब आप ये फील नहीं करते हो। क्यों हुआ कि यदि आपको सीट में पूरी तरीके से बांध दिया जाएगा तो क्या होगा कि आप और बस एक बॉडी हो जाइएगा। उस आप उसके मूवमेंट के साथ आप पूरा बॉडी मूव कर रहा है, उसके रुकने के साथ पूरा बॉडी रुक रहा है। तो यहाँ पे आप वो फोर्स आपको नहीं लगेगा, इसीलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट बांधिए, कि उसके साथ ही आप रहेंगे। आप एक छोटा सीट बेल्ट में थोड़ा सा आगे मुड़ सकते हैं, लेकिन आपको पूरी रस्सियों से बांध दी जाए तो आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसके साथ पूरी तरीके से अटैच हो गए। ठीक है, आ गया। इसके बाद न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम कॉन्सेप्ट पे है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जिसकी मास ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ध्यान देने की बात है। दो है, मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन है, दैट्स वाई मोमेंटम के साथ मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बेस्ड होगा, क्योंकि वेलोसिटी है। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सॉरी। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। फिर से अगेन ध्यान दो, अनबैलेंस फोर्स की बात आ रही है। नॉर्मल केवल फोर्स कह देने से नहीं होगा, नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। जबकि 2 3 4 5 फोर्स लग रहा है तो उसका जब कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव मिलाकर जितना फाइनल फोर्स आएगा, यदि वो जीरो नहीं हो रहा है तभी उसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। और जब हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, जब रेट आएगी तो रेट पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है फोर्स। सेकंड लॉ ये कहता है, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले से भी जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी होता है, तो ये होता है। और एक्सेलरेशन तो एफ इज इक्वल टू एम ए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, हमेशा काम आता है। और इसके साथ ए जो है एक्सेलरेशन वो v माइनस यू बाई टी होता है, ये पहले से आपको पता है।
The acceleration of the object is produced by a force directly proportional to the magnitude of the force in the same direction as the force and inversely proportional to the mass. ये सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मास यहाँ स्केलर क्वांटिटी है, बट मास जितना ही अधिक होगा एक्सेलरेशन, दो ऑब्जेक्ट में एक का मास एक सेम फोर्स लगाएंगे और जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और इसका ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी मीटर पर सेकेंड, और इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो न्यूटन 1 न्यूटन का जो 1 न्यूटन फोर्स क्या है, इट इज ए 1 न्यूटन for it is a force which produces acceleration of 1 meter per second square on object of mass 1 kg। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, मैंने इंटरनेट पे भी देखी है, लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सही नहीं ढंग से दिया है। तो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे आसान है, जिंदगी में कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, वो कुछ नहीं, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ी आसानी से यूज की जाने वाली चीज है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से देखना, और इसको समझने की कोशिश भी बहुत ध्यान से करना। तो लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। शुरू से ही इस पॉइंट को ध्यान दो, टू डिफरेंट बॉडीज। थर्ड लॉ कभी भी एक ही बॉडी पे काम नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का देते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको धक्का देता है, ये नहीं ये दोनों फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। आपको धक्का देता है, आप उसको धक्का दे देते हैं, उसमें एक अनबैलेंस फोर्स हुआ और उसके चलते आप में एक अनबैलेंस फोर्स हुआ। तो यहाँ पे these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। वो आपके तरफ लग रहा है और आपने उसके तरफ लगाया, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बहुत ध्यान देने की बात है, इक्वल इन मनी, बहुत इसको ध्यान दे दिए तीन चीजों को तो आगे के सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन मैंने बताया भी, these forces act on two different objects and never on the same object। Even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude। ये ध्यान देने की बात है। क्यों? कि जब दोनों पे हम लगाएंगे तो फोर्स तो इक्वल होगा, फोर्स फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, लेकिन फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम बाई ए। अभी आपने देखा कि A इक्वल टू एफ बाई एम। अब जो है जब दोनों फोर्स बराबर है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सीलरेशन कम होगी। ये भी आप यदि इस क्वेश्चन इसको समझते हैं, इसीलिए जब एक्सीलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा। फोर्स इक्वल लगेंगे, दो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे। एक आगे इसी बेस्ड है, ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये यूनिवर्सल लॉ है, नॉर्मली इसकी लैब में आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे की लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा उसको क्या कहते हैं, प्रूफ होता रहता है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? In ideal collision experiment, we say that sum of the momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. ध्यान दो, एक चीज उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं काम करते रहना चाहिए, और जो दोनों को अलग अलग हम नापे, जैसे कि यहाँ एक ट्रक है वो ए है और कार है वो बी है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन मान लें कि होता है तो एम इंटू यू, और दूसरे का क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी इंटू मास एम बी, और एम बी यू बी, और इसकी टोटल मोमेंटम ये हो गया जब वो कोलाइड करता है। और उसके बाद जो नेचुरल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कोई पीछे की तरफ आ सकता है, कोई आगे की तरफ जा सकता है, वो जो वेलोसिटी आएगा और उस समय जो उसका मोमेंटम हम मेजर करेंगे एम बाई वी ए, वो दोनों इक्वल होते हैं। इसको आपको यूनिवर्सल लॉ है, इसको रट लीजिए, बुक में इसको प्रूफ किया भी है, क्योंकि ये थर्ड लॉ से ही आ रहा है। थर्ड लॉ में क्या होता है? दोनों तरफ फोर्स बराबर लग रहे हैं, तो जब फोर्स बराबर लग रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है, वहां से मास आया, वहां से एक्सेलरेशन आया, और उसको यदि दोनों फॉर्मूला को एक साथ करेंगे तो ये फॉर्मूला वहां से आ जाता है। ठीक है, आप उसके पूरे सॉल्यूशंस अपने बुक में देख लीजिए। बट ध्यान यही रखना है कि कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो बाद में जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों इक्वल होगा। तो मैं कह रहा था कि आगे इस पे क्वेश्चंस आंसर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको फिर से एक बार बढ़िया से अपने से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप शेयर कीजिए, मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और अपने दोस्तों में बांटिए। ठीक है, मैं लॉकडाउन के दौरान इसको तैयार कर रहा हूँ, मैं छुट्टी में हूँ, जिससे कि आप सभी से फ़ायदा पहुँच सके। धन्यवाद, आशा है कि आप सभी अच्छा करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।